वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल निशा एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th का चैप्टर 5 यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय के एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। प्रश्न 4 में सी रेखाखंड AB का एक मध्य बिंदु कहलाता है। सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड का एक और केवल एक मध्य बिंदु होता है। ठीक है, तो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 समझाया हुआ है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उसे देख लें। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन नंबर 5 अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है। ठीक है ना, प्रश्न 4 में सी रेखाखंड AB का मध्य बिंदु कहलाता था। मतलब ये AB एक रेखाखंड है, ठीक है, और C इसका क्या है, मध्य बिंदु है। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन नंबर 5 में सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड का एक और केवल एक मध्य बिंदु होता है। ठीक है ना, तो हमें ये सिद्ध करना है कि किसी भी रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। ठीक है, तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें इसको सिद्ध करने के लिए ये जो AB रेखाखंड है ना, इसमें एक और मध्य बिंदु मानना होगा, तभी हम इसे आगे सॉल्व कर पाएंगे या सिद्ध कर पाएंगे। ठीक है, तो चलो भाई हम मान लेते हैं, मान रहे हैं, ठीक है, कि AB का एक अन्य मध्य बिंदु D है। ठीक है, तो यहाँ पर जो चीज हमने माने उस चीज को हम यहाँ पर लिख देते हैं कि माना। ये हम क्यों कर रहे हैं भाई, इसे सिद्ध करने के लिए। ठीक है, तो माना D बिंदु AB का एक अन्य मध्य बिंदु है। ठीक है, जो हमने माना उसी चीज को लिखा है कि माना D बिंदु AB का एक अन्य मध्य बिंदु है। ठीक, अब D जो है AB का मध्य बिंदु है, इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरे AB को दो भागों में डिवाइड करेगा, मतलब दो बराबर भागों में डिवाइड करेगा। मतलब AD बराबर क्या होगा, DB। ठीक है, तो उसी चीज को हम यहाँ लिख देते हैं। आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई, AD बराबर DB। ठीक है ना, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब देखिए, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सी रेखाखंड AB का एक मध्य बिंदु है। ठीक है, तो उसी चीज को हम यहाँ पर लिख देते हैं कि सी AB का एक मध्य बिंदु है। ये हमने कहाँ से लिया, क्वेश्चन से, जो कि हमें दे रखा है। ठीक है, तो इसलिए हम रीजन दे देंगे कि दिया है। ठीक है, अब देखिए, सी AB का एक मध्य बिंदु है, मतलब C भी पूरे AB रेखाखंड को दो बराबर भागों में डिवाइड करेगा या बांटेगा। ठीक है, मतलब AC बराबर क्या होगा, BC के। तो उसी चीज को हम यहाँ लिख देते हैं, बराबर BC। ठीक है, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब आगे सिद्ध करने के लिए ना हमें इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटाना होगा। तो लिख देते हैं समीकरण 2 - 1 करने पर। ठीक है, जब भी हम दो समीकरणों को घटाते हैं तो क्या होता है ना कि जो लेफ्ट हैंड साइड होता है वो लेफ्ट हैंड साइड से ही घटता है और राइट हैंड साइड से ही घटता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा कि AC हम पहले लिख देंगे, AC ऋण AD, और यहाँ से हो जाएगा BC ऋण DB। ठीक है, अब इसे हम आगे सॉल्व करते हैं चित्र को देखकर। ठीक है, हमें AC में से AD भाग को घटाना है। ठीक है, मतलब ये पूरे AC भाग में से यहाँ से यहाँ तक आप लोगों को दिख पा रहा होगा, AC में से हमें घटाना है AD भाग को। ठीक है, AC में से किसको घटाना है, AD को। जब हम घटाएंगे तो कितना भाग बच जाएगा, DC। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं DC। अब BC में से, मतलब BC में से हमें क्या घटाना है भाई, DB भाग। मतलब हमें इस छोटे भाग में से ना इस पूरे बड़े भाग को घटाना है। और आप लोगों को पता है कि जब भी हमें कोई छोटी संख्या में से, ठीक है, जैसे ये 5 में से हमें 7 घटाना होगा तो ये संख्या हमेशा माइनस, घट तो जाता है लेकिन बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है जो कि माइनस, तो यहाँ क्या बच जाएगा, -2। ठीक है, वैसे रेखाखंडों में भी यदि हम छोटे रेखाखंड में से, मतलब
इस BC में से यदि हम पूरे DB को घटा दें, ठीक है, तो भाग तो इतना ही बचेगा, लेकिन क्या बचेगा, ऋणात्मक। ठीक है, तो यहाँ से क्या बच जाएगा भाई, ऋण DC। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो यहाँ से हो जाएगा ये DC और ये माइनस DC है, तो इधर हो जाएगा प्लस DC। ठीक है, और यहाँ पर बच जाएगा क्या, 0। ठीक है, और DC और DC 2 DC होंगे, इसको जोड़ेंगे तो हम जोड़ देते हैं, ये हो जाएगा 2 DC बराबर क्या, 0। ठीक है, तो ये DC बराबर हो जाएगा 0.2। ठीक है, तो मैं आगे यहाँ पर लिख देती हूँ। तो DC की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 0। ठीक है, और ये DC का मान जो 0 आया ना, इसका मतलब हम रेखाखंड में समझते हैं, ठीक है, कि DC के मध्य कोई दूरी ही नहीं है, 0 दूरी है। ठीक है, मतलब यदि हम बोलें तो D और C बिंदु जो है वह एक ही है, क्योंकि अगर इन दोनों के बीच में कोई दूरी ही नहीं है, मतलब जहाँ C बिंदु है वही D बिंदु है। ठीक है, तो उसी चीज़ को हम यहाँ लिख देते हैं कि D और C आपस में क्या होंगे भाई, संपाती। जिन दो बिंदुओं के बीच में दूरी ही ना हो, मतलब वो एक ही बिंदु हो, इसका मतलब ये हुआ ना कि दोनों क्या होंगे, संपाती। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, अतः बिंदु C और D क्या है भाई, संपाती है। तो देखिए हमने लिख दिया है। अब हमें जो सिद्ध करना था ना वो आ चुका है। ठीक है, कि किसी भी एक रेखाखंड का केवल और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है, क्योंकि हमने एक अन्य मध्य बिंदु मानकर देखा था, लेकिन परिणाम क्या निकला कि दोनों बिंदु हो गए संपाती। ठीक है, तो हम जो हमने प्रूफ किया है उसको अंत में लिख देंगे कि अतः बिंदु C और D संपाती है, इसलिए ये चीज हम लिख देंगे कि एक रेखाखंड का एक और केवल एक क्या होता भाई, मध्य बिंदु होता है। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 में जो चित्र हमने बनाया था सेम टू सेम बना लेना है। ठीक है, मतलब AB रेखाखंड का एक मध्य बिंदु C बना लेना है। ठीक है, अब हमें बोला गया कि एक रेखाखंड का सिर्फ और सिर्फ एक ही मध्य बिंदु हो सकता है, तो उस बात को हमें सिद्ध करने के लिए इस AB रेखाखंड पर एक और मध्य बिंदु मानना होगा, जो कि हमने मान लिया D बिंदु। ठीक है, अब रेखाखंड का मध्य बिंदु D है, तो ये रेखाखंड को 2 बराबर भागों में बांटेगा, तो वही हमने लिख दिया AD बराबर DB। और C AB का एक मध्य बिंदु ही हमें क्वेश्चन में दे रखा था, तो उसके अकॉर्डिंग भी C AB रेखाखंड को 2 बराबर भागों में बांटेगा, तो AC बराबर BC हमने लिख दिया। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 2 में से फर्स्ट को घटा दिया, तो हमारे पास जब उसको हमने सॉल्व किया तो DC का जो मान आया 0 आया, मतलब इन दोनों के बीच की दूरी क्या आ गई, 0। इसलिए हमने कहा कि C और D बिंदु दोनों क्या है, आपस में संपाती। ठीक है, अब संपाती इसलिए हमारे पास अंत में परिणाम ये निकल कर आया कि एक रेखाखंड का एक और केवल एक मध्य बिंदु होता है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। बोला गया है कि आकृति में यदि AC बराबर BD है तो सिद्ध कीजिए कि AB बराबर CD है। ठीक है, तो चित्र में से समझते हैं कि हमें बोला गया कि AC बराबर BD है। ठीक है, मतलब इतना रेखाखंड इस BD रेखाखंड के बराबर हमको दे रखा है। ठीक है, और बोला गया कि सिद्ध कीजिए कि AB बराबर होगा किसके, CD के। ठीक है, तो चलिए हम इसे सिद्ध करते हैं। ठीक है ना, तो सिद्ध करने के लिए ना हमें जो सबसे पहले दे रखा है उसे हम लिख देंगे। तो जो दिया है वो उसे लिखेंगे, तो ये दे रखा है हमको AC बराबर क्या, BD, तो साइड में रीजन दे देंगे कि दिया है। ठीक है, अब देखिए इस पूरे AC को हम क्या लिख सकते हैं, आप ही लोग बताइए, है ना। ये इतने पूरे भाग को हम AB धन BC लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने यदि AB धन BC लिखा तो भी इसका मान कितना होगा, AC रेखाखंड के बराबर। ठीक है, तो वही चीज़ हमें लिख देनी है। तो AC को हम लिख देंगे क्या, AB धन BC। ठीक है, और बराबर, अब देखिए BD को क्या लिखा जा सकता है। ठीक है, BD कहाँ तक रेखाखंड भी, यहाँ तक, इसको हम क्या लिख सकते हैं, BC धन CD। ठीक है, तो चलिए लिख देते हैं BC धन
क्या हो जाएगा CD। ठीक है, इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए ये AB धन BC, BC धन CD। ठीक है, दोनों पक्षों में सेम चिन्ह के साथ क्या आ रहा है BC, इधर भी धन BC और इधर भी धन BC। ठीक है, तो दोनों पद क्या हो जाएंगे भाई कैंसिल। ठीक है, बचे हुए पदों को लिखेंगे तो यहाँ से बच जाएगा AB और यहाँ से क्या CD। अब हमें जो सिद्ध करना था उसे मिला लेते हैं। ठीक है, तो AB बराबर CD हमें सिद्ध करना था, जो कि क्या है आ चुका है। ठीक है ना, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही ज़्यादा इजी है। हमें जो दे रखा है उसके बाद हमें एक स्टेप करनी है, मतलब AC को हम AB धन BC लिख सकते हैं और BD को हम BC धन CD लिख सकते हैं। उसी से ये बस एक स्टेप में हमारा सिद्ध हो जाएगा। ठीक है ना, तो आई होप क्वेश्चन नंबर 6 आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है उसे सॉल्व करते हैं। यूक्लिड की अभिग्रहितों की सूची में दिया हुआ अभिग्रहित 5 एक सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है। ध्यान दीजिए कि यह 5वीं अभिधारणा से संबंधित नहीं है, मतलब ये कोष्टक में ब्रैकेट में दे रखा है कि भाई ये अभिधारणा से संबंधित नहीं है, अभिग्रहित वाला क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि अभिग्रहितों की बात चल रही है, ना कि अभिधारणा की। ठीक है, तो यूक्लिड ने कुल 7 अभिग्रहित दिए थे, उसमें से 5वां अभिग्रहित क्या था सबसे पहले तो हम यही जान लेते हैं। ठीक है, तो 5वें अभिग्रहित में उन्होंने बोला था कि पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम सबसे पहले लिख लेते हैं, फिर आगे की बातें समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम यूक्लिड के 5वें अभिग्रहित के अनुसार पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। ठीक है, यदि आपने चैप्टर 5 का जो मैंने बेसिक वाला वीडियो बनाया था वो नहीं देखा है तो उससे सबसे पहले देख लें, ताकि ना आपको एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएं। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा भाई, यूक्लिड के 5वें अभिग्रहित के अनुसार पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में ये बोला गया है कि ये जो 5वां अभिग्रहित एक सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है। ठीक है ना, तो हम ऐसे 2-4 एग्जाम्पल लेते हैं, फिर समझते हैं कि सर्वव्यापी सत्य क्यों है। ठीक है, तो पूर्ण अपने भाग से हमेशा क्या होता है, बड़ा। ठीक है, जैसे ये क्या है भाई, एक वृत्त है या गोला है समझ लो। ठीक है, तो मैंने यदि यहाँ से इतना भाग अलग कर दिया, कितना, इतना। ठीक है, तो ये जो पूर्ण होगा मतलब पूरा गोल भाग होगा, ये अपने भाग से हमेशा बड़ा होगा। ठीक है, चलो सेकेंड एग्जाम्पल हम इस मार्कर का ले लेते हैं कि ये मार्कर एक पूर्ण है। ठीक है, मतलब एक पूरा भाग पूरा ही है, पूर्ण है। ठीक है, तो यदि मैं इसको इसके कैप से अलग कर दूं तो ये कैप क्या हुआ, इसका भाग है ना, तो ये जो भाग है ये हमेशा अपने पूर्ण से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, ऐसे आप ना हजारों सैकड़ों उदाहरण ले सकते हैं, तो आपको हमेशा आपका रिजल्ट क्या आने वाला है कि पूर्ण जो होता है वो हमेशा अपने भाग से बड़ा ही होता है ना, और भाग जो होगा क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि ये जो अभिग्रहित है ना, ये विश्व की किसी भी जगह में किसी भी वस्तु के लिए सर्वव्यापी सत्य ही है। ठीक है, सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसलिए ये क्या माना जाता है, एक सर्वव्यापी सत्य। तो वही चीज हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, तो मैंने लिख दिया है कारण, क्योंकि यह अभिग्रहित विश्व में किसी भी जगह किसी भी वस्तु के लिए सत्य है, इसीलिए यह अभिग्रहित सर्वव्यापी सत्य है। आई होप क्वेश्चन नंबर 7 भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें या अपने फ्रेंड से शेयर करें, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो सके। ठीक है, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो मैं अगली नेक्स्ट वीडियोज़ डालूँ वो आप तक ईजिली पहुँचती रहें। ठीक है, और मेरे इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।